नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। दोस्तों, इसी जुनून, इसी जज्बे, इसी जिद के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक, राष्ट्रपति की शक्तियां। इससे पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद थे उन सबको यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, किन शक्तियों का प्रयोग करता है वो संवैधानिक पद पर अधीन रहते हुए, उन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। फिर है दूसरा विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। फिर न्यायिक शक्तियां होती हैं। न्यायिक शक्तियां। फिर होती हैं यहाँ पर सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? फिर आपातकालीन होती हैं। आपातकालीन। और एक होती हैं राजनयिक। आपातकालीन राजनयिक शक्तियां। और कुछ इसकी वित्तीय शक्तियां भी होती हैं, उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। वित्तीय शक्तियां। कार्यपालिका शक्ति होती है, विधायिकी संबंधी शक्तियां होती हैं, न्यायिक संबंधी शक्तियां होती हैं, सैन्य संबंधी शक्तियां होती हैं, वित्तीय संबंधी, आपातकालीन संबंधी और राजनयिक संबंधी। तो कुछ इस तरह की शक्तियां राष्ट्रपति को भारतीय संविधान ने वहां पर प्रदान करी हैं। अब बारी बारी से इन शक्तियों को हम पढ़ेंगे। पहली है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी होती हैं इसकी, उसके बारे में यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कार्यपालिका शक्तियां पढ़ने से पहले हम कुछ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। कहने का मतलब संघ की तरफ से जो भी संविदाएं की जाएंगी, जो भी संधियां की जाएंगी, वो सब कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। कहने का मतलब राष्ट्रपति के नाम से ही वो सारी चीजें वहां पर होने वाली हैं। ठीक है, तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अंदर है? राष्ट्रपति के अंदर निहित है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 53 कहता है। इसी के साथ हम जोड़ के देखते हैं कार्यपालिका शक्तियों के आधार पर ही आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने एवं सहायता करने हेतु मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी। कहने का मतलब राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा। और आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और ये जो कार्य करने की जो शक्ति है वो या तो वो स्वयं करेगा, वह अपने अधीनस्थों से करवाएगा। या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों से वो कार्य करवाएगा। कहने का मतलब वह कार्य जो दिया गया है संविधान में उसे, ठीक है, वह तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा वो काम करवाएगा। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। अब यहां पर सलाह शब्द जो है थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी मेंस में पूछता है तो वहाँ पर लिखने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। इन सब आर्टिकल को वहाँ पर आपको डालना होगा। सलाह, अगर हम बात करें 1976 से पहले की, ठीक है, 1976 से अगर हम पहले की बात करें तो ये जो सलाह देना बताया गया है यहाँ पर राष्ट्रपति को, ठीक है, तो वह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति वहां पर बाध्य नहीं था। क्या था? बाध्य नहीं था।
जो भी सलाह मंत्रिपरिषद दे रहा है राष्ट्रपति को, उस सलाह को मानने के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं था राष्ट्रपति। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब लागू हुआ, तो वहाँ बताया गया कि जो ये राष्ट्रपति को जो सलाह दी जा रही है मंत्रिपरिषद द्वारा, वह राष्ट्रपति मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। पहले क्या था, बाध्य नहीं होगा। मान लो कोई सलाह दी, राष्ट्रपति माने या ना माने उसकी मर्जी पर, उसके स्वविवेक पर आधारित था। बट 42वां संविधान संशोधन कहता है कि नहीं, राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जाएगी वह राष्ट्रपति मानने के लिए क्या है, बाध्य होगा, उसको मानेगा उस सलाह को। बात यहीं तक नहीं रुकी, 44वां संविधान संशोधन फिर हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में फिर किया गया और उसमें बताया गया कि यह सलाह मानने के लिए बाध्य तो है, लेकिन किसी विषय पर एक बार उस को वापस कर सकता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई विधेयक या कुछ सलाह के लिए आई राष्ट्रपति के पास, ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए उसको फिर से मंत्रिपरिषद के बाद भेज देगा, पुनर्विचार के लिए भेज देगा। अब यहां पर पुनर्विचार के लिए भेजा है जब मंत्रिपरिषद के पास, तो मंत्रिपरिषद के पास दो ऑप्शन है, या तो उसमें कुछ चेंजेस करे, ठीक है, या तो कुछ बदलाव लाए उस विधेयक में, या पहले के जैसे यथास्थिति रखे। कहने का मतलब यह है कि जो विधेयक राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस किया है, ठीक है, अब वहां मंत्रिपरिषद के पास दो ऑप्शन है, या तो बदलाव करे या यथास्थिति रखे। वो उसकी स्वविवेक पर आधारित है कि क्या करना है, उसको कुछ बदलाव करने हैं या नहीं, नैतिक आधार पर, ठीक है, या जो जैसा है वैसा ही रखे। अब इसको फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ठीक है। अब क्या है, उस विधेयक पर राष्ट्रपति अब क्या है, बाध्य है अपनी मंजूरी देने के लिए, अब दोबारा से उसको वापस नहीं कर सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन यही कहता है कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक बार, एक विषय पर एक बार उस विधेयक को क्या कर सकता है, वापस कर सकता है मंत्रिपरिषद के पास। और मंत्रिपरिषद क्या करेगी, या तो उसमें कुछ बदलाव करे या जैसा का तैसा ही फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दे। अगर जैसा का तैसा फिर से राष्ट्रपति के पास भेजता है, अब राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है, अब तो उसको मंजूरी देनी ही देनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 74 कहता है हमारा यहां पर। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 77 की। आर्टिकल 77 क्या कहता है, देखते हैं। और एक विषय पर सिर्फ एक ही बार जो है वहां पर वापस कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर 77 कहता है जो भारत सरकार के जितने भी कार्यपालिका के कार्य हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। आर्टिकल 77 कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। कहने का मतलब जो भी कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। और भारत सरकार के जितने भी निर्णय हैं वो राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे। कहने का मतलब भारत सरकार के समस्त निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे। कहने का मतलब मान लीजिए कोई संधि या कोई ट्रीटी पर साइन करना है, तो सबसे लास्ट में साइन वहां पर राष्ट्रपति के होंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें यहां पर लिखी हैं, ठीक, उसको किसने अनुमोदित किया है, राष्ट्रपति ने। तो कहने का मतलब यह हुआ है कि दिखावटी रूप में तो वहां पर राष्ट्रपति ही क्या है, सर्वोसर्वी। भले से वो सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह पे कर रहा है, लेकिन
अगर कोई बाहरी आदमी देखेगा तो कहेगा क्या कि जो भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति ने ही किए हैं। क्यों? साइन, अंतिम साइन जो है वो राष्ट्रपति का ही है। इसलिए कह रहा है कि भारत सरकार के जितने भी निर्णय हैं वो राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे। ये आर्टिकल नंबर यहाँ पर 77 कहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 78 की। आर्टिकल नंबर 78 कहता है कि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, आर्टिकल नंबर 77 कहता है जो भी प्रशासनिक कार्य हैं या विधायी कार्य हैं उनकी जानकारी मंगा सकता है। आर्टिकल नंबर 78 कहता है कि प्रशासनिक कार्यों और विधायी कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री जो कि बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है, उससे मंगा सकता है। जानकारी प्रधानमंत्री से मंगा सकता है। जो भी प्रशासनिक कार्य हैं या जो भी विधायी कार्य हैं, ठीक है, उसकी वहां पर जानकारी प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति हमारा मंगा सकता है। और किसी भी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा कर सकता है। ठीक है, किसी भी विषय पर मंत्री परिषद में वहां पर राष्ट्रपति चर्चा कर सकता है। संबंधित कोई भी विषय हो सकता है वहां पर। ठीक है, और प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि मांगी गई जो भी जानकारियां राष्ट्रपति को प्रदान करे। कहने का मतलब जो भी ज़रूरत समझता है या जो भी वहाँ सूचनाएं मांगी जाती हैं उन सब की प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि उन सब सूचनाओं को वहाँ पर राष्ट्रपति तक पहुँचाया जाए। तो आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 को हम एक मिला के पढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की बात हम वहाँ पर करते हैं तो इन सारे आर्टिकल को मिला के पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको आपको मेंस में वहाँ पर लिखना भी होगा एज इट इज। अब बात करते हैं कि कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहली जो नियुक्ति होगी वो किसकी करेगा? प्रधानमंत्री की करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का जो नेता होता है, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, उसका जो नेता होता है उसी को वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाता है। उसकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे करता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मंत्री परिषद जो होती है ये प्रसाद पर्यंत होता है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है। तीसरे नंबर पर राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है या उपराज्यपालों की नियुक्ति करता है, यूटीज में जो होते हैं, या वहाँ के जो प्रशासक होते हैं की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चौथे नंबर पे जो महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता, उनकी नियुक्ति करता है। पांचवें नंबर पे महालेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नियंत्रक, कैग जिसको बोलते, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उनकी क्या करता है यहाँ पर? ये नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
छठे नंबर पे हमारा आता है जो संघ लोक सेवा आयोग है। कौन? संघ लोक सेवा आयोग। उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी वहाँ पर राष्ट्रपति करता है। अगला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य निर्वाचन अधिकारी। अन्य निर्वाचन जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 10 नंबर पे है राष्ट्रीय मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, ठीक है, उसकी भी वहाँ पर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं राष्ट्रपति महिला आयोग। फिर अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अल्पसंख्यक वर्ग आयोग, ठीक है, और वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, ठीक है। हाँ, और तो करीब इन सब लोगों की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और एक और नियुक्ति करता है जो यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली हो गई, पांडिचेरी हो गई, है ना, इन सब जगह पर जो मुख्यमंत्री होता है उसकी भी यूटी, जहाँ पर क्या है? विधानसभाएं हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं या यूटीज के उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उसकी नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करेगा वहाँ पर, ठीक है। फिर चुनाव आयोग जो होता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, उसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति करेगा, और उसके साथ साथ जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करने वाला है। फिर कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग। जो संघ लोक सेवा यूपीएससी जो होता है, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष होता है या वहाँ के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य निर्वाचन अधिकारी, ये तो हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, चाहे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक वर्ग आयोग, वित्त आयोग, है ना, इन सब आयोगों की जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति करते हैं। एक बात आई थी यहां पर, प्रसाद पर्यंत, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है प्रसाद पर्यंत? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि ऐसा कोई पद, ठीक है, जिसकी नियुक्ति के बारे में तो संविधान में या किसी अन्य जगह पर प्रयोजन है, लेकिन उसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। नियुक्ति का तो प्रावधान है, बट उसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको कभी भी किसी भी टाइम हटा जा सकता है, ठीक है।
तो उसी को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। ये प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंतर्गत ही होता है। तो कुछ ऐसे पद होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको हटा सकता है। जैसे मंत्रिपरिषद हो गया, राज्यपाल हो गए या उपराज्यपाल हो गए इनको, या महाधिवक्ता हो गया, इन सबको क्या करता है जो राष्ट्रपति होता है वो कभी भी हटा सकता है स्वेच्छा से। ठीक है, ऐसे नहीं हटाएगा, कुछ ना कुछ रीजन जरूर होने चाहिए उसको हटाने के, लेकिन उसको पावर दी गई है। और ये हटाएगा कैसे? राष्ट्रपति सारे काम अपनी मर्जी से नहीं करता है। कैसे करता है? राष्ट्रपति सारे के सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। एक कहावत कहेगी कि राष्ट्रपति अगर खाना भी खाएगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह से खाएगा। कहने का मतलब उसको कोई भी ऐसा काम नहीं दिया गया जो मंत्रिपरिषद की सलाह से ना करे। उसको सारे काम, ये जितने भी उसको नियुक्तियां हैं, वो सारे काम किसकी सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा राष्ट्रपति। ये चीज आपको वहां पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति किस किस को हटा सकता है। ये तो बात हो गई नियुक्तियों की। अब किसको किसको हटा सकता है? तो किसको किसको हटा सकता है? जो लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम कर रहे हैं उसको वो हटा सकता है। तो किसको किसको हटा सकता है देखते हैं जरा। सबसे पहला है मंत्री व्यक्तिशः। किसी भी मंत्री को वो क्या कर सकता है? पद से हटा सकता है। दूसरा है राज्यों के राज्यपाल या उपराज्यपाल, ये वहां के प्रशासक जो होते हैं उनको भी क्या कर सकता है? पद से हटा सकता है। तीसरा है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, इसको भी पद से हटा सकता है। चौथे नंबर पे संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उनको भी हटा सकता है। लेकिन इसको कब हटाएगा? संघ लोक सेवा आयोग और इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन के आधार पर। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको भी यहाँ हटा सकता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी पद से हटा सकता है। इसको संसद के प्रतिवेदन पर, कहने का मतलब पहले जो इससे संबंधित प्रक्रिया है वो संसद में चलेगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जब हस्ताक्षर के लिए आएगा तो वहाँ पर वो साइन कर देगा। तो इतने लोगों को वहाँ पर हटा सकता है। ये लोग क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। मंत्री व्यक्तिशः, इसको कभी भी हटा सकता है। राज्यों के जो राज्यपाल हैं इनको भी हटा सकता है। महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता का मतलब होता है कि जो भारत सरकार की तरफ से जो वकील होता है, भारत की तरफ से जो भी सुनवाइयाँ करता है वो होता है वहाँ पर महाधिवक्ता। ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है और इसको कभी भी वो हटा सकता है। कभी भी हटाने का मतलब है कि ऐसे नहीं हटा सकता है कोई, कुछ ना कुछ इसके खिलाफ चीज़ें होंगी या कुछ ना कुछ जब इसके विरुद्ध कार्रवाई होती है तभी उसको हटा सकते हैं। ठीक है, नैतिक रूप से। लेकिन ये समझिए अगर प्रसाद पर्यंत कोई है तो उसको, ठीक है, हटा सकते हैं बिना। और प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि ऐसा पद जिसको नियुक्ति करने का तो प्रावधान है लेकिन उसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, उसी को हम बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। ये बड़ा शब्द पूछा जाता है, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि नियुक्ति का प्रावधान तो है लेकिन हटाने का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का तो प्रावधान दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे करके उसकी नियुक्ति होगी, बट उसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं होता। तो वही राष्ट्रपति को वो प्रसाद पर्यंत मान लिया, राष्ट्रपति और राज्यपालों को, राज्यों के, ठीक है, कुछ पद होते हैं ऐसे, मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के प्रसाद पर्यंत काम कर रहे हैं, वो जब भी चाहें वो हटा सकते हैं। लेकिन हटाएगा तभी जब मंत्रिपरिषद क्या करेगी? उसको सलाह देगी। कहने का मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाला है, हमेशा किसकी सलाह मानेगा? मंत्रिपरिषद की। ठीक है,
एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मंत्रिपरिषद जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या राष्ट्रपति भी किसी के प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, सिर्फ राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होता है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो इन लोगों को वो हटा सकता है। जब हम बात नियुक्ति की कर रहे थे, नियुक्ति की जब बात हम कर रहे थे तो कुछ संवैधानिक संस्थाएं थी वहां पर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन निम्नलिखित में से किन संवैधानिक संस्थाओं को के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो उसमें जैसे हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया था, अनुसूचित जाति आयोग हो गया था, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया था। इन सब जो आयोग हैं, ठीक है, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महिला जो आयोग है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, आप यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी वहाँ पर ऑप्शन दे देता है महिला आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति कौन सी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं? ठीक है, तो महिला वर्ग जो आयोग है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो ये तो रही बात हमारे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की। अब आगे की वीडियोस में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं, कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं, फिर सैन्य शक्ति के रूप में राष्ट्रपति किस तरह से कार्य करता है, आपातकाल के समय राष्ट्रपति किस तरह की शक्तियों का वहां पर प्रयोग करता है। इन सब के विषय में आगे की वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की जो भी अपडेट्स हैं वो समय समय पर मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।